बहुत दिग्गज कलाकारों के साथ या डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला है। इम्तियाज़ अली, गजराज राव, मिस्टर बच्चन, सलमान खान, सतीश कौशिक सर, अनुपम खेर सर, शुजीत सरकार, रोहन सिप्पी। तो क्रिकेट स्पोर्ट्स में बहुत सारे लोग, धोनी, कोहली, युवराज, स्मृति मंदाना के साथ अभी मैंने काम किया। recently, but you have worked with Tanvi the Great, which is a recent launch. और उनमें सबसे prominent हैं अनुपम खेर जी। उनके साथ काम करके उनका कुछ कहानियाँ बताइए कि वो कैसे हैं ऑन स्क्रीन। तो मैं आपका शो एक्चुअली देखता हूँ। मैंने आपके एपिसोड्स देखे हुए हैं, इसलिए जब आपसे बात हुई तो मुझे लगा कि मैंने आपसे पूछा कि आपका शो के बारे में ज़्यादा जाना, तो और भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो जब आपने कहा कि आप आ जाइए तो मैंने सोचा कि ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत ही कमाल की फ़िल्म है और ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। मुझे नहीं पता ये एपिसोड कब आएगा, लेकिन अगर नहीं देखी होगी आपने तो प्लीज़ देखिएगा, मैं वापस आऊँगा। जैसे आपने कागज़ 1, कागज़ 2 दोनों जैसे मूवीज़ बनी, उनका स्क्रिप्ट लिखा, आपका स्टेट ऑफ माइंड उस टाइम उन दोनों टाइम पे क्या था? मैं दर्शकों को ये बता दूं, आज हमारे साथ मिस्टर अंकुश सुमन आए हैं। सो ही इज़ नॉट जस्ट अ क्रिएटिव डायरेक्टर, बट ही इज़ अ वेल रिनाउंड स्टोरी टेलर, इज़ पार्ट ऑफ बॉलीवुड। एंड उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और पब्लिकली बहुत कुछ उनके बारे में पब्लिश भी है। सो मेरा पहला सवाल आपके साथ सिर्फ एक ही है कि मैं आपसे पूछूं क्या, बिकॉज लोगों को बारे में, सबको आपके बारे में पता है, बट ऐसी कुछ बताइए जो आपके बारे में शायद कम लोगों को पता हो। तो सबसे पहले तो मैं ये गलतफ़हमी दूर करना चाहूँगा कि सबको मेरे बारे में सब कुछ पता है। बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है और मैं इतना रिनाउंड नहीं हूँ, बट इट्स योर काइंडनेस, यू आर वेरी जनरस। सो मैं अपने आप, मुझसे कोई पूछता है कि आप क्या हैं, अपने आप को कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं, तो मैं सिंपल बोलता हूँ मैं राइटर हूँ। आई लाइक टू आइडेंटिफ़ाई माई सेल्फ एज़ अ राइटर। उसके 2 रीज़न्स हैं, एक तो मैं हूँ राइटर थोड़ा बहुत, कुछ हद तक, और दूसरा सुनने में बड़ा अच्छा इंटेलेक्चुअल लगता है, रिच लगता है। पुलिस वाला चालान काटने के लिए ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ ले तो बोल देता हूँ मैं राइटर हूँ, तो उनकी थोड़ी हवा बदल जाते हैं। तो वो काम आता है। माँ सरस्वती का देश है हमारा, तो राइटर के काम को अभी भी थोड़ा इज्जत के साथ देखा जाता है। मैं पिछले 26 साल से एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ, जहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, और वो दुनिया मुझे बहुत पसंद है। मैं उसमें एड्स लिखता हूँ, स्क्रिप्ट्स लिखता हूँ, एड फिल्म्स की कैंपेन्स लिखता आ रहा हूँ, और वही करते करते मुझे फिल्मों में काम करने का मौका मिला। बहुत दिग्गज कलाकारों के साथ या डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला है। इम्तियाज़ अली, गजराज राव, मिस्टर बच्चन, सलमान खान, सतीश कौशिक सर, अनुपम खेर सर, शुजीत सरकार, रोहन सिप्पी। तो क्रिकेट स्पोर्ट्स में बहुत सारे लोग, धोनी, कोहली, युवराज, स्मृति मंदाना के साथ अभी मैंने काम किया। तो ये सब बहुत लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता रहा, मैं बहुत खुश था। लेकिन एक कहीं न कहीं एक वो होता है कि यार देखिए कुछ और ट्राई करें, कुछ कुछ ऐसा फॉर्मेट जो और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो मैं फ़िल्मों में आ गया। तो मैं आपका शो एक्चुअली देखता हूँ। मैंने आपके एपिसोड्स देखे हुए हैं, इसलिए जब आपसे बात हुई तो मुझे लगा कि मैंने आपसे पूछा कि आपका शो के बारे में ज़्यादा जाना, तो और भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो जब आपने कहा कि आप आ जाइए तो मैंने सोचा कि ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि आपका जो शो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारी जो वर्ल्ड है, जो हमारा देश है, हमारे जो पूरा कल आसपास जो होता है वो इतना स्ट्रेसफुल है कि कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को कोई तकलीफ है, और आप हीलिंग की बातें करते हैं, आप एक बेहतर लाइफ की बातें करते हैं। तो इस वजह से मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मैं शायद इस टॉपिक पे, मैं इसका एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैं अलग फील्ड से आता हूँ। यही मैंने आपको पहले बोला भी था, लेकिन आपने कहा कि नहीं, आपका जो काम है वो ध्यान भटकाता है, लोगों का ध्यान हटाता है, ध्यान बाँटता है, भटकाता नहीं, बटाता है। तो शायद इसलिए आपका होना भी रेलेवेंट है हमारी शो पे। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। दैट्स वेलकम, वेलकम सर। जैसे आपने अभी बोला कि यू हैव वर्कड विद सम ऑफ प्रोमिनेंट एक्टर, जैसे अनुपम खेर जी का नाम लिया आपने, सलमान जी का नाम लिया, अमिताभ बच्चन जी, बड़े बड़े लोगों का नाम लिया आपने। सो अभी जैसे रिसेंटली, बट यू हैव वर्कड विद तन्वी द ग्रेट, व्हिच इज अ रीसेंट लॉन्च। और उनमें सबसे प्रोमिनेंट हैं अनुपम खेर जी। उनके साथ काम करके उनका कुछ कहानियां बताइए कि वो कैसे हैं ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन। मुझे लगता है कि वो बहुत ही बेहतरीन और एकदम परफेक्ट गेस्ट होंगे आपके शो के, क्योंकि उनके साथ उनका जो वर्ल्ड व्यू है वो सिर्फ एक एक्टर या फिल्मी दुनिया से जुड़े आदमी नहीं है, वो सिर्फ एक
जैसे इस फ़िल्म को उन्होंने डायरेक्ट किया, प्रोड्यूस किया, लिखा भी। उनका दायरा उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। उनका जो ऑरा है, वो कहीं ज़्यादा बड़ा है। जो उन्होंने लाइफ़ को एब्ज़ॉर्ब किया है ना, सोखा है अपने अंदर, वो उनको बहुत रिच बनाता है। जैसे एक स्पॉन्ज को अगर आप दूध में भी रख देंगे, दूध को अपने अंदर करेक्ट, एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और उसको करेक्ट, निचोड़ेंगे तो बहुत दूध निकलेगा। करेक्ट। तो वैसे ही उन्होंने अपने आप अंदर आई थिंक वर्ल्ड व्यू जो है, जो ज़िंदगी है, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से एब्ज़ॉर्ब किया, बहुत कुछ सीखा और वो उनकी बातों में झलकता है। तो उनके साथ काम करना, उनके साथ रहना खुद अपने आप में एक बड़ा सुकून वाला पीसफुल प्रोसेस है। बिकॉज़ यू गेट टू नो यू आर विद अ मैन हू इज़ वेरी क्लियर इन हिज़ थॉट, सॉर्टेड हैं, जहाँ वल्नरेबल हैं वहाँ वो बता भी देते हैं कि मैं वल्नरेबल हूँ। सब रिस्पेक्टफुली बात करते हैं सबसे, सबको बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, बहुत केयर के साथ ट्रीट करते हैं और बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा कि इतना बिज़ी शेड्यूल होने के बाद भी वो आपका कोई मौका है, बर्थडे है या कोई इवेंट है या कुछ है, ही विल रीच आउट टू यू। अगर उनको किसी को इनवाइट करना ना किसी इवेंट में, पर्सनलाइज़ इन्विटेशंस आते हैं। अभी जैसे उनकी मदर का उन्होंने बर्थडे मनाया, जैसे मदर की जो वीडियोज़ वो बनाते हैं, वो कितने कमाल के, कितने लोग मैंने देखा है, उन लोग आके बोलते हैं कि हम आपकी मदर के बहुत बड़े फैन हैं। और ये कितनी बड़ी बात है, कितना उन्होंने अच्छी राह दिखाई कि पेरेंट्स को भी आप बिल्कुल, लोग बच्चों के साथ तो बहुत डालते हैं फ़ोटोज़, लेकिन पेरेंट्स के साथ भी वैसे ही आप डाल सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं तमाम उनकी, ये बहुत ही आपको आपको एक कुछ नया सीखने को मिलता है। आपको लगता है कि आपका टाइम इट्स अ टाइम वेल स्पेंट। करेक्ट। द कॉन नो कन्वर्सेशन इज़ अ स्मॉल टॉक विद हिम। इट्स ऑलवेज़ देयर इज़ सम डेप्थ। कोई एक बात वो ऐसा बोलेंगे, आर्टिकुलेशन बहुत अच्छा है। तो ये जो था, ये मेरे लिए बहुत ही जो मैंने उनके साथ बहुत क्लोज़ली 2-3 साल बिताए और अभी भी हम जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत कमाल का है। तो मैं जैसे मैं आपको बता रहा था कि इन्विटेशन है तो पर्सनली आया। ये नहीं कि वो जनरल फॉरवर्ड सबको हो हुँ, गया। हुँ, हुँ। तो ये मैं हैरान होता हूँ कि कैसे? वो सोशल मीडिया भी खुद ही हैंडल करते हैं, फ़िल्में भी करते हैं, इवेंट्स भी करते हैं। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना, ये मुझे बहुत कमाल का लगा। हम लोग बोलते हैं टाइम कहाँ है? हम लोग नहीं यार सॉरी मैं कॉल नहीं कर पाया। बट उनके साथ ऐसा नहीं है। तो जितने लोग ज़्यादा बिज़ी होते हैं, वो खुद ही कहते हैं, उन्हीं की सेइंग है कि अ बिज़ी मैन विल हैव ऑलवेज़ हैव टाइम। हुँ, जो खाली बैठा है वो कहेगा बस ये दैट इज़ ट्रू। ज़्यादातर ये होता है क्योंकि जो बिज़ी होता है वो शेड्यूल वो अपने टाइम को मैनेज करना चाहता है। करेक्ट, करेक्ट, तो उसको मालूम है कि मेरी अलमारी में इतने खाने हैं, मुझे इसमें कैसे फिट करना है सामान। करेक्ट। जिसके पास अलमारी में खाने ज़्यादा नहीं है, उसको दिक्कत होती है कि मैं कहाँ डालूँ, क्या करूँ? ये सब एक ढेर बन जाता है। आई थिंक ये है। तन्वी द ग्रेट, ये इसका इंसेप्शन कैसे हुआ? अ, ये उन्हीं को जाता है श्रेय। तो अनुपम सर ने जब पहली बार मुझसे बात करी तन्वीर ग्रेट के बारे में, तो हम लोग एक और फ़िल्म थी कागज़ 2 जो हम साथ में कर हुँ, रहे थे। हुँ। उसका कुछ सीन शूट हो रहा था, तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे एक वीडियो क्लिप दिखाया। एक 14 साल की लड़की गाना गा रही थी, लग जा गले शायद, और आवाज़ बड़ी पावरफुल थी, बुलंद थी। मुझे बहुत मैं इम्प्रेस हुआ उस आवाज़ से। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी भांजी है तन्वी, और ये ऑटिस्टिक है। और ये क्लिपिंग मेरे भाई जो हैं राजू जी, उनकी बेटी की शादी का है, जहाँ पर गुड़गांव या कहीं फार्म हाउस में हुई थी। तो सब लोग अपना नाच कर रहे थे, वो ये अलग खड़े होके कुछ देख रही थी। और मैंने इससे पूछा कि तन्वी क्या देख रही हो? तो उसने बोला आई एम लुकिंग एट माई वर्ल्ड। तो उनको लगा कि यार ऑटिस्टिक लड़की का वर्ल्ड क्या है वो बता नहीं सकती मुझे और मैं समझ नहीं सकता। तो ये तो अपने आप में एक सब्जेक्ट है, एक्सप्लोर होना चाहिए, लोगों को तो पहुंचना चाहिए कि ऑटिस्टिक लोगों की अम, जो जो उनकी सोल होती है कितनी क्लीन होती है, क्योंकि उनके ऊपर असर नहीं होता, उनको नेगेटिव वगैरह झूठ बोलना नहीं आता, नेगेटिव चीज़ें नहीं आती। तो ये जो प्योरिटी है यही तो दुनिया को चाहिए। तो क्यों ना इसकी कहानी को हम आगे लेकर जाएं। और फिर मैं था, मेरे साथ अभिषेक दीक्षित एक और राइटर हैं जिन्होंने ऊंचाई लिखी, वो थे। तो हम तीनों लोगों ने हम गोवा गए, वहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड करके धीरे धीरे करते 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 कहानी बनाते चले गए। और एक बड़ी इंस्पायरिंग, बहुत ही अच्छी स्टोरी बनी, जिसपे हमें बड़ा फ़ख्र है कि क्योंकि कहानी बहुत इंस्पायर करती है, लोगों की इमोशंस को टच करती है। और मैंने देखा है लोगों को सुबकियाँ लिख के रोते हुए भी खुशी से, मतलब इमोशनली मूव हो गए थे इस फ़िल्म को देखने के बाद। तो ये मुझे लगता है कि एज़ अ राइटर आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। इससे बड़ा आई थिंक अ, संतोषजनक कोई चीज़ नहीं हो सकती एक राइटर के लिए कि आपकी लिखावट ने, आपकी आपकी लिखाई ने
किसी को छुआ, किसी के दिल को छुआ, किसी की स्पिरिट को छुआ, किसी के मन में कोई विचार प्लांट किया, किसी को इंस्पायर किया, ये बहुत कम मौके मिलते हैं ऐसे, और इस फिल्म के थ्रू वो हम कर पाए। करेक्ट। ह्यूमन स्टोरीज मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं, जहाँ पे अगेन ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट तो है ही रीज़न फिल्में बनने का। आप अल्टीमेटली लोग क्यों देखते हैं कि एंटरटेन होना चाहते हैं या आपकी कला देखना चाहते हैं, बट वो एंगेजिंग होना चाहिए। वो लोगों को लगे यार आजकल टाइम इतना कम है और एंटरटेनमेंट तो रील्स पे भी मिल जाता है ये था। हाँ, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप, अगर वो आपको दे रहे हैं 2 घंटे, तो टिकट खरीद के भी दे रहे हैं, पॉपकॉर्न भी खरीद रहे हैं इतना महंगा, करेक्ट, सो दे शुड फील दैट इट्स टाइम वेल स्पेंट, और करेक्ट, अच्छा हुआ, हमें कुछ अच्छा किया हमने ये फिल्म करेक्ट। देखी। उनको ये ना लगे यार ये तो इस समय तो हम कुछ और भी कर सकते थे। पहले क्या था, पुराने ज़माने में फिल्मों के अलावा साधन नहीं थे, टीवी डेवलप नहीं हुआ था, राइट। हो गया था तो वो एक नेसेंट स्टेजेस में था। तो क्या होता था कि अगर वो फिल्म नहीं देख रहे होते तो भी उनके पास कुछ करने को नहीं होता, तो शिकायतें कम होती थी फिल्मों से, हम्म। क्योंकि अगर फिल्म नहीं भी ज़्यादा अच्छी लगी तो भी एक तो टिकट इतने महंगे नहीं थे, दूसरा क्या था कि यार वो हॉल भी आसपास बहुत सारे थे, कोई ट्रैवल करके दूर से नहीं जाता था, और ये होता था कि चलो ठीक है नहीं भी अच्छी लगी तो भी क्या हुआ, इस समय वैसे भी हम घर पे खाली बैठे होते करेक्ट। या कुछ और कर रहे होते। अभी क्या है कि आपको शिकायत भी बहुत हो जाती है, क्योंकि यार मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, इस समय तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता, आई वुड हैव लॉन्ग्ड इन इनटू समथिंग, मैं कुछ और देख लेता। तो इसलिए अब जो है थोड़ा-सा ये ज़्यादा मुश्किल हो गया, और इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है किसी भी राइटर के लिए कि आप जो लिखें वो कम से कम एंगेजिंग हो। कब मैं कमर्शियल सक्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ। देखने में आपको लगे कि हाँ, कुछ मीनिंगफुल था, कुछ अच्छा हुआ मेरे साथ। पर जैसे आजकल लॉन्ग फॉर्म मूवीज की जगह आजकल शॉर्ट फॉर्म मूवीज एंड माइक्रो मूवीज जैसे 30 सेकंड रील्स हो गए, दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर। मैं तो उससे भी कम वाले स्पेस से आता हूँ, मैं तो 30 सेकंड वाली दुनिया से आता हूँ। करेक्ट। जैसे एड से राइट। तो मैं आई ऑलवेज से कि 30-30 सेकंड करते-करते कई बरस गुज़र गए मेरे को। सो माय लाइफ आई मीन आई हैव बीन इन एडवर्टाइजिंग सिंस लास्ट 26 ईयर्स, ऑलमोस्ट जुलाई में 26 साल होंगे। तो मेरे जो 26 साल थे वो 30-30 सेकंड की ईएमआई में गुज़र गए। क्योंकि एड्स की स्क्रिप्ट क्लाइंट कभी-कभी 20 सेकंड देते थे, 40 सेकंड देते थे। तो मैं तो वहाँ से आता हूँ, तो इसलिए मैं कभी भी शॉर्ट फॉर्मेट को वीकर फॉर्मेट नहीं बोलूँगा। सी इसका एक एनालॉजी मैं दे सकता हूँ। एक होता है कि आप थाली खाते हैं जिसमें रोटी, सब्ज़ी, 3-4 सब्ज़ी होंगी, चावल होगा, पापड़, अचार, थोड़ा सैलेड, ये सब होता है। उससे आपकी भूख मिटती है, आपने अच्छा खाया। दूसरी तरफ आपका बिज़ी डे है, तो आप क्या करते हैं, थोड़ा-सा बिस्किट खा लिया, थोड़ा नमकीन खा लिया, एक रोल लेके खा लिया, सैंडविच खा लिया, प्रोटीन शेक पी लिया। प्रोटीन शेक इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हेल्दी वाला बना रहे आपका। मेरे को तो जरूरत है। सो प्रोटीन शेक पी लिया, कुछ और कर लिया। तो भूखे आप दोनों दोनों सिचुएशंस में नहीं रहे, करेक्ट। ठीक है? आपको उसमें भी थाली खा ली, इसमें भी आपने बहुत कुछ खा लिया, भूखे तो दोनों सिचुएशन में नहीं रहे। करेक्ट। लेकिन हाँ, आपने मील की नेचर फ़र्क थी। सो यू कांट से, अब अगर मान लीजिए मैं जंक फूड की दिन भर आपने खाया, मान लीजिए चलिए हम हटा देते हैं फॉर आर्गुमेंट सेक, हम कहते हैं आपने जंक फूड नहीं खाया, आपने फ्रूट्स खा लिए, स्प्राउट खा लिए, चिया सीड वाला पानी पी लिया, ग्रीन टी पी ली, मट्ठा पी लिया, मिल्क शेक ले लिया, प्रोटीन शेक ले लिया, तो आप मान लीजिए आपने हेल्दी लिया लेकिन आपने थोड़ा-थोड़ा लिया है, तो वो भी फूड ही है, और जो दूसरा थाली है वो भी फूड ही है, तो इसलिए कंपैरिजन करना मुश्किल है। इट्स अबाउट योर लाइफ़स्टाइल की, आज आपका दिन बिज़ी था, बैठ के थाली खाने का टाइम नहीं था तो आपने ऐसे खाया। किसी दिन होगा तो आप थाली भी खाएँगे। सो आई थिंक जस्ट लाइक हम लोगों को, और रोज़ आप एक चीज़ नहीं खा सकते, ना आप रोज़ थाली खा सकते, ना कभी-कभी मन ये सब भी खाने को पड़ेगा कि थोड़ा-थोड़ा खा रहे हैं, बहुत हेवी नहीं खाना। एग्ज़ैक्टली वो आपके एंटरटेनमेंट की भूख है। सो ऑडियंस सम ऑन सम डेज़ एवरीबॉडी विल फील नहीं आज मूवी देखता हूँ यार, आज मूवी देख ही रहे बैठ के। और कभी-कभी आपका होगा नहीं यार, मतलब मेट्रो में हूँ, बिज़ी दिन है, तो आपने रील्स देख लिया, आपने कुछ माइक्रो ड्रामास देख लिए, ओटीटी देख लिया। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बैलेंस आउट। करेक्ट। क्योंकि जो नया आता है उसकी बात ज़्यादा होती है, हम्म। इसकी अभी ओटीटी माइक्रो ड्रामास और रील्स की बात ज़्यादा हो रही है, बिकॉज़ इट्स अ न्यू टॉय इन द टाउन। बट आई थिंक बोथ इवेंचुअली आर गोइंग टू कोएक्सिस्ट। टेलीविजन डिड नॉट किल सिनेमा, करेक्ट। सिनेमा कुड नॉट स्टॉप द इमर्जेंस ऑफ टेलीविजन। सिमिलरली अभी भी वो होगा। वो एपिसोडिक चीज़ें तो आप ओटीटी में एक साथ देख रहे हैं, टीवी में आपको एवरीडे एक नया एपिसोड आता था ही, पर आप देख तो वही रहे चीज़ें। तो ये आई थिंक ये ऐसा अभी बैलेंस बन जाएगा धीरे-धीरे। और जैसे आप अभी बात कर रहे थे दैट हर एक का अपना एक
क्रेविंग एंड हंगर होता है। हाँ तो एज यू नो लेट्स से अंकुर सुमन, आपकी क्या क्रेविंग होती है? लेट्स से आज लगता है कि नहीं आज मैं ओटीटी देखूंगा ज्यादा, या आज रील देखूंगा, या आज नहीं आज क्लासिकल मूवी का ज्यादा पसंद है। सो एज योरसेल्फ आपको क्या पसंद है? हाँ देखिए मुझे क्या है कि हाँ ये तो मैं ऑनेस्टली कहूँगा विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पीपल एंड आई हैव ग्रेट रिगार्ड्स टू पीपल हु क्रिएट फैंटास्टिक कंटेंट। हमारे देश में कुछ बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं और गांव-गांव में, ये नहीं कि सिर्फ जो जिनका नाम है, बहुत से ऐसे हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। बट हाँ, रील्स की क्रेविंग नहीं होती मुझे, देखता ज़रूर हूँ। वो वैसा वाला है कि कि आज च्युइंगम खाने का मन है, वैसा नहीं होता किसी का, तो वैसा वाला होता है बट यू स्टिल कंज्यूम इट। सो हाँ, इनकी क्रेविंग तो नहीं होती, बट एंटरटेनमेंट की क्रेविंग होती है। तो हाँ, मूवीज़ डेफिनिटली आई थिंक अभी भी प्रोबब्ली आई एम कमिंग फ्रॉम द एरा दैट आई कम फ्रॉम, वो होता है आज ज़रा बैठ के मूवी देखी जाए। मैंने अभी देखा, अभी मैं वापस आऊँगा देखना चाह Oh, I watched this अभी रिसेंटली, अभी संडे सैटरडे को। वो बहुत ही कमाल की फ़िल्म है और ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। मुझे नहीं पता ये एपिसोड कब आएगा, लेकिन अगर नहीं देखी होगी आपने तो प्लीज़ देखिएगा, मैं वापस आऊँगा। इनके पॉडकास्ट से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन वो फ़िल्म इतनी अच्छी है, इतना हील करती है वो, पुराने घावों के बारे में है और पुराने घावों को कैसे हील किया जाए उसके बारे में। वो वो बताती है कि हमारे अंदर एक बड़ा खूबसूरत उसमें एक सेमी स्पिरिचुअल आई वुड से डायलॉग है कि इट्स अबाउट ट्रू लव। सो दिलजीत जी का जो कैरेक्टर है वो बोलता है कि वो हमारे अंदर होता है जहर के जैसे, हम सिर्फ डाउनलोड करने की कोई ढूंढ रहे होते हैं किस में करें। वो कोई चीज़ भी हो सकती है, इंसान भी हो सकता है, पैशन भी हो सकता है। सो ट्रू। तो बेसिकली व्हाट ही मेंट वाज कि कैपेबिलिटी टू लव is there in everyone, but some people fall in love with money, somebody will fall in with art, somebody will fall in with a person, somebody with a pet or a cause। तो तो मैंने वो लगा मुझे देखनी चाहिए, मैं गया देखने, क्योंकि इम्तियाज़ अली का बड़ा रोल है मेरे फिल्मी करियर में, उन्होंने बहुत इंस्पायर किया था। और कभी कभी होता है मैं बैठता हूँ, आज यार बैठ के ज़रा मैं ले लेता हूँ कुछ स्नैक्स और कुछ वो ले लेता हूँ मैं। आजकल मुझे कम्बुचा का नया शौक चढ़ा। राइट राइट ऐसे कम्बुचा बोलते हैं उसे। राइट राइट। तो मैं कम्बुचा लेता हूँ और बैठ के मेरा होता है कि मूवी तो क्रेविंग मुझे होती है कि एक Correct. रिलैक्स मूवी नाइट की क्रेविंग डेफिनेटली होती है। लेट्स से आपको कभी ऑप्शन दिया जाए कि यू वांट टू बेसिकली और गिवन लाइक एक साल पूरा एक जगह एंड यू वांट टू बेसिकली डू समथिंग, तो ऐसा क्या है कि यू वांट टू रिफॉर्म योरसेल्फ, और क्या प्रेफर करोगे करना उस टाइम पीरियड में? हेल्थ से रिलेटेड एनीथिंग, मतलब आप फ्री हो, आप आजाद हो, यू हैव नो बर्डन, यू आर कंप्लीटली फ्री उस टाइम पीरियड में। कुछ लोग मतलब क्या फिटनेस, कुछ लोग फूड, कुछ लोग कुछ, आपका क्या है कि आप क्या करना चाहोगे? No, I think I am blessed that I don't feel that I am not free. I have trained myself। अभी ये बहुत डर के बोलता हूँ भगवान से, क्योंकि कुछ पता नहीं क्या वक्त होता है, लेकिन मैंने शायद अपने आप को कुछ हद तक मैंने ट्रेन कर लिया कि मैं बर्डन ना लूँ चीज़ों का। राइट। So I have kind of, I think I'm still learning probably, but yeah, to some extent I have learned to feel detached with things। तो मुझे लगता है उसके लिए एक साल की ज़रूरत नहीं है। दैट शुड बी द स्टेट ऑफ योर बीइंग, दैट्स हाउ यू शुड बी। तो वो तो मैं है, लेकिन अगर फिर भी चलिए अब एक साल आपका जो क्वेश्चन है उसका आदर करते हुए अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक साल मुझे कुछ भी करने को दिया जाए, तो शायद मैं ज़रूर इंडिया का सबसे खूबसूरत जितने भी इलाके हैं वो देखना चाहूँगा। ट्रैवल डेफिनेटली से बहुत आसानी से, बड़ा क्लीशे आंसर है। शायद मैं लिखना फिर भी करता रहूँगा, क्योंकि मैं जब बहुत फ्री होऊँगा, बहुत खुश होऊँगा तो मैं लिखूँगा शायद। होता है ना वो लोग जो लोग ड्रिंक करते हैं वो दुख में भी पीते हैं, खुश होते हैं तो भी पीते हैं। तो मेरा कभी आपको ऑथर बनने का कभी मन किया है कि आज मैं चलो बुक लिखूंगा स्क्रिप्ट की जगह? मुझे लिखने का शौक है, मैं कभी फॉर्मेट का ऐसा नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि जो लिखूँ वो लोगों तक पहुँचे। वो आई थिंक हमारा फॉर्म ऑफ आर्ट हमारा ऐसा ही है कि हमारा, आई थिंक नो फॉर्म ऑफ आर्ट कैन बी इज ट्रूली, आई मीन एवरी आर्टिस्ट वांट्स कि चाहे वो डांसर हो, पेंटर हो, कि उसका काम दुनिया देखे। तो वैसे मैं भी हूँ। बुक लिखने का आलसी हूँ मैं थोड़ा, उसके लिए मेहनत चाहिए, क्योंकि मैंने रियलाइज़ करा कि बुक राइटिंग में कुछ अटेम्प्ट किया था मैंने। बुक राइटिंग अनलाइक स्क्रिप्ट्स क्या है कि आप ना सुबह उठे, आपने ब्रश किया, आप अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं,
तो भी आपका दिमाग चल रहा है, आप बस में आपका दिमाग स्क्रिप्ट चल रहा है। मैंने बस स्टॉप पे बैठे-बैठे पूरा एक प्ले लिखा हुआ है एक टाइम में। मंडी हाउस के बस स्टॉप पे मुझे अभी भी याद है, बारिश हो रही थी और क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, मुझे भारतीय विद्या भवन में जाना था। वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस ही है, लेकिन मैं अटक गया था, तो मैंने बैठे-बैठे मुझे एक प्ले आ गया दिमाग में और मैंने कर डाला वो। बुक जो है वो ऐसे चलते-फिरते मुझे लगता है कि बुक के लिए आपको बैठना पड़ता है, मेज़ कुर्सी और वो सब एक मूड बना के, तब होता है। अनलेस इट्स फिक्शन, फिक्शन स्टोरी और नॉन फिक्शन में आपको बैठना पड़ता है, तब आपको आइडियाज़ आते हैं। तो आपका जो सवाल था कि अगर आपको 1 साल के लिए एकदम फ्री छोड़ दिया जाए, तो क्या करेंगे? तो हाँ, शायद मैं लिखूँगा, मैं लोगों से मिलूँगा, मैं नई जगहें देखना चाहूँगा, पढ़ना चाहूँगा, मैं मूवीज़ तो ज़रूर देखूँगा, वो तो चलता रहेगा। एंड या आई ऑल्सो एट अ स्टेज आई एम नाउ वेरी ऑल्सो काइंड ऑफ स्पिरिचुअली मैं चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। ओके। वो सब है और हाँ, यही सब है मेरा मतलब बट्स सो आपने जैसे बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं, ऑडिट करी हैं, मतलब खुद को कनेक्ट भी किया है, स्क्रिप्ट्स भी बहुत सारे लिखे हैं। सो व्हिच ऐसी कौन-सी मूवी है जो या एज़ अ फ्रॉम अ जॉनरा पर्सपेक्टिव कि आप लिखना चाहते हो बट आपको कभी ऑप्शन कोई नहीं मिल रहा? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, द गुड थिंग इज़ अबाउट राइटिंग इज़ कि बड़ा एक किस्म से लिखना अपने आप में बड़ा सस्ता शौक है। एक कागज़, एक कलम, तो कोई रोक तो सकता नहीं है लिखने से। करेक्ट। और हमारे देश के महापुरुषों ने जेलों से किताबें लिखी हुई हैं। हुँ, महात्मा गांधी वगैरह सबने पंडित नेहरू ने लिखी है। करेक्ट। तो लिखना लकीली इज़ समथिंग व्हिच सी लिखना क्या है? लिखना जो होता है ना, लोग बोलते हैं आई वांट टू बी अ राइटर एंड हुँ, मुझसे कई बार आके लोग पूछते हैं। तो मेरा आई थिंक लिखना इज़ अबाउट महसूस करने का दूसरा नाम लिखना है। हुँ, ऐसा नहीं है कि जिसको जो इलिटरेट इंसान है वो राइट उसके पास कहानी नहीं है। जो इलिटरेट है उसके पास भी कहानी है। उसके पास भी लिखने को कुछ कुछ बताने को है। तो लिखना जो है वो महसूस करना है। अकबर वाज़ इलिटरेट, करेक्ट। तो उन्होंने रखे हुए थे, अकबरनामा लिखा गया। हुँ, तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ बहुत सारे फ़ोक आर्टिस्ट वग़ैरह होंगे जो शायद लिखित लिपि में नहीं चल, हमारा तो पूरा कल्चर ही उसमें मौखिक उस पे हुँ। चलता था, ओरल क होता था। तो लिखना जो है वो इट्स आई थिंक महसूस करने का, सोचने का दूसरा नाम है। जैसे आपने कागज़ 1, कागज़ 2 हाँ। दोनों जैसे मूवीज़ बनी, उनका हाँ। स्क्रिप्ट लिखा। आपका स्टेट ऑफ माइंड उस टाइम उन दोनों टाइम पे क्या था कि आप उस टॉपिक पे लिखोगे? मतलब वो इंस्पिरेशन कहाँ से आया? जो आपने फ़िल्मों के नाम लिए लक आई डोंट नो कोइंसिडेंटली या जो भी कह लें, ये तीनों प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जहाँ फ़िल्म मेकर्स बड़े डीपली इन्वॉल्व थे। सतीश कौशिक सर हुँ, हुँ। मेरे मेंटोर थे जिन्होंने उँगली पकड़ के मुझे फ़िल्म इंडस्ट्री में लाए एंड आई डू मिस हिम। उनसे बहुत प्यार मिला, बहुत गाइडेंस मिली और उन्होंने जो भरोसा मुझ पे किया दैट मेक्स मी इमोशनल स्टिल एंड मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो जैसे वो कागज़ उनका पैशन प्रोजेक्ट था, तो वो ऑलरेडी बनने वाला था या बनाने वाले थे। उनके पास वो स्टोरी थी, एक वो बायोपिक है। तो इसलिए मेरे को ऐसा नहीं हुआ कि मुझे खुद को तैयार करना पड़ा कि मैं आओ इस पे लिखता हूँ। उन्होंने ही कॉल्ड मी, ही चोज़ मी फॉर दैट प्रोजेक्ट एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि उन्होंने किया वो। तो एक ऑलरेडी एक आधार एक था बना हुआ जिसके ऊपर मुझे लिखना था। तो मेरा काम वो था कि कैनवस था, मुझे पेंट करना था उसके ऊपर। सिमिलरली ऐसे ही कागज़ टूर करते-करते हमारा हुआ कि इसको करते हैं। तन्वी द ग्रेट में भी था कि अनुपम सर ने पहले वो क्लिपिंग दिखाई और फिर था हुँ, मुझे सब्जेक्ट पे करना है। बट हाँ, मैंने लिखी हुई है। मैंने अपनी स्क्रिप्ट्स भी जो हैं कुछ हैं जो लिखी हुई हैं, जो कहानी आ गई, कहानी खींचती है। मेरे साथ एटलीस्ट ऐसा होता है कि कोई कहानी होती है वो मुझे खींचती है। आजकल एक मैं वॉकिंग स्टिक की कहानी कर रहा हूँ, लिख रहा हुँ। हूँ। तो उस कहानी ने मुझे खींच लिया है, तो मैं सब कुछ छोड़-छाड़ के बाकी चीज़ों की डेडलाइन चाहे पहले भी हो लेकिन मेरे को वो कहानी खींच रही है। तो वॉकिंग स्टिक की स्टोरी मेरे दिमाग में चलती जा रही है और वो मैं लिख रहा हूँ अभी। उसका कुछ ब्रीफ है आपके पास वॉकिंग स्टिक का? अभी बन जाए फिर मैं बताता हूँ। फिर अपन फिर दोबारा आऊँगा ना आपके। ओके, नो वो प्रॉब्लम। बहुत है, वो भी इंस्पायरिंग है क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स से बहुत जुड़ा हुआ इंसान रहा हूँ। तो वो कुछ है उसमें इंटरेस्टिंग, अगेन ह्यूमन स्टोरी, इमोशनल स्टोरी, इंडियन स्टोरी। सतीश कौशिक सर का जैसे मानना था कि इंडियन स्टोरीज़ पे काम करना चाहिए करेक्ट। और मीनिंगफुल होना चाहिए। हमेशा करेक्ट। खुद से पूछो ये स्टोरी क्यों बननी चाहिए? वरना मत बनाओ, अगर फिर जवाब नहीं मिलता तो मैं वैसे स्कूल ऑफ थॉट से आता हूँ। मुझे भी लगता है कि इमोशनल स्टोरी, ह्यूमन स्टोरी
कुछ ऐसा करें। अब जैसे सतीश जी का उनका एक सुनने में आया था कि जब भी वो मूवी या स्क्रिप्ट पे या कॉन्सेप्ट पे बनाते हैं, वो टिपिकली कोई आर्टिकल्स या न्यूज़पेपर या किसी चीज़ को देख के वो इंस्पायर होके देन ही यूज्ड टू चूज़। वो अभी शुरू किया था उन्होंने, अभी जो उनकी इनिंग्स चल रही थी, इसमें उन्होंने वो बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने मुझे ये टेक्निक उन्होंने बताई कि न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने नॉट फॉर एनी अदर रीज़न, मैं ओबियसली हिंदी का खाता हूँ, मैं हिंदी ही मेरी मातृभाषा है, मुझे हिंदी से बहुत लगाव है। लेकिन समा होता है ना कि घरों में, मिडिल क्लास घरों में इंग्लिश का पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया आएगा, हिंदुस्तान टाइम्स आएगा, तो कि पढ़ोगे तो इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। करेक्ट, करेक्ट। तो हम भी मिडिल क्लास उसी बैकग्राउंड से आते तो टाइम्स ऑफ इंडिया आता था। करेक्ट। तो मैंने सतीश सर से ये सीख करके फिर मैंने हिंदी न्यूज़पेपर सब्सक्राइब किए, 2 आते हैं मेरे घर पे, क्योंकि उसमें जो कहानियाँ निकलती थी वो अलग, उनका तासीर वो अलग फ्लेवर होता था। तो ये सच है, कागज़ की कहानी उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ी। फिर एक हमारे दोस्त हैं अमित प्रजापति, उनके साथ वो एक फ़िल्म कर रहे थे, वो भी राइटर हैं अमित बहुत अच्छे, तो उनके साथ एक फ़िल्म कर रहे थे, उसकी जो न्यूज़ थी वो उन्होंने पढ़ी थी अखबार में कि एक लेडी के साथ ऐसा-ऐसा हो गया, वो फँस गई, वो बड़ी वो तो धार्मिक किस्म की थी, लेकिन झूठे इल्ज़ाम में फँस गई, अब वो कैसे निकलेगी। या कागज़ टू तो पूरा ही न्यूज़ क्लिपिंग है, हर मतलब अनफॉर्चुनेटली वो न्यूज़ आती ही रहती हैं। कागज़ टू वाज़ आल्सो रिटन इंस्पायर्ड बाय न्यूज़ क्लिपिंग्स। तो वो ये करते थे, और अगेन दिस ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट ये नहीं कि अखबार से उनको मिला, पॉइंट ये है कि सबसे अच्छी कहानियाँ, जो मीनिंगफुल कहानियाँ हैं, वो आपके आस-पास से आती हैं, आस-पास से। वो रेफरेंसिंग से नहीं आती। करेक्ट। तो वो आपको इंस्पायर करती हैं कि कोई ह्यूमन सच है इसमें, कोई ह्यूमन स्टोरी है इसमें। तो आई थिंक ये अगेन जो बड़ी बात थी इसके पीछे, वो इस टेक्निक के पीछे वो ये थी कि ह्यूमन स्टोरीज़ ढूँढो। करेक्ट। बट जैसे आपने सतीश जी का बोला कि वो न्यूज़पेपर से और ये सब से अपना कॉन्सेप्ट बना लेते थे। अब उनके साथ शायद कागज़ 3 का भी कॉन्सेप्ट चल रहा था, बट वो शायद कभी मटेरियलाइज़ नहीं हुआ। हाँ, उसके पीछे क्या कहानी है? नहीं कुछ नहीं, सतीश सर मतलब वो अनफॉर्चुनेटली बहुत अचानक, और हम लोग बहुत सारा काम कर रहे थे। कुछ प्रोजेक्ट्स, 2 तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स थे जो हम कर रहे थे साथ में। शूटिंग शुरू होने वाली थी, एक्टर्स की डेट्स थी, मीटिंग्स हो चुकी थी। वो अचानक चले गए, इस वजह से नहीं हुआ। अदरवाइज़ हमने आइडेंटिफ़ाई कर लिया था कि ओके, पूरी स्क्रिप्ट भी तैयार हो गई थी। नहीं, स्क्रिप्ट तैयार नहीं हुई थी, पर कागज़ हमने फ्रेंचाइज़ जो था ना वो इस बेसिस पे किया था। और एंड आई मस्ट मेंशन कि पंकज त्रिपाठी जी ने जो कागज़ में काम किया, उस वजह से वो फ्रेंचाइज़ में इतनी जान आई। और तो उसमें ये था कि जब भी कोई एक आम आदमी, कॉमन मैन, उस सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है, जो सिस्टम बना तो उसको उसके अधिकारों की रक्षा के लिए था, लेकिन आज वो उसको ऑपरेस कर रहे। इफ द सिस्टम इज बीइंग यूज्ड एज अ टूल ऑफ ऑपरेशन अगेंस्ट द कॉमन मैन, then if that common man stands up and takes a stance and takes on the system head on, that becomes कागज। So there was a man who was declared dead। अब उस इन पेपर्स 18 साल लगे उसको साबित करने में जिंदा हूँ, तो वो कागज बना। ट्रैफिक जैम, क्योंकि परमिशंस जो होती हैं वो खाली पेपर पे रह जाती हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। रैलीज वगैरह ट्रैफिक जैम करते हैं, लोगों की जानें चली जाती हैं, कागज़ बनी। ऐसी ही कागज़ तरीके की एक और स्टोरी थी। तो हमारे देश में अ, दुर्भाग्यपूर्ण ही कहेंगे कि अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत सारे स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी कागज़ बन सकती हैं हमारे। करेक्ट। तो आप जैसे आपने सतीश जी के साथ काम किया, आपने बड़े सारे डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स के साथ काम किया। बट कहीं न कहीं आपको जैसे सतीश जी जैसा कोई फिगर कभी दिखा किसी और ने कि हाँ, मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, इनके साथ शायद बहुत अच्छा बार काम करना चाहूँगा और आई थिंक दुनिया में सभी की जगह, सबकी अपनी-अपनी जगह होती है। सतीश सर के साथ काम करते-करते कागज़ 2 में मुझे अनुपम खेर सर के साथ काम करने का मौका मिला, और उनके सतीश सर के जाने के बाद अनुपम खेर सर ने मुझे तन्वी द ग्रेट दी। करेक्ट। और जैसे मैंने उनके बारे में बताया ये शुरू में कि पिछले 3 साल में या 4 साल में मैंने जो उनके साथ वक़्त बिताया है, वो अपने आप में बहुत, बहुत प्रेशियस है। सतीश सर भी मेरे लिए फ़ादरली फ़िगर थे। उन्होंने मुझे कहा भी था ये बात कि मैं तेरे लिए अब फ़ादरली फ़िगर हूँ, अब मैं तेरे रहने का भी ध्यान रखूँगा। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा फ्लैट दिया था रहने के लिए मुंबई में। एंड ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग। खाना उनके घर से ही आता था या मैं उनके घर चला जाता था। ये बहुत बड़ी बात थी मुंबई शहर में कि वो बोल के जाते थे, नहीं इसको खाना देना है और कुछ चाहिए तो बता दे।
सिमिलरली जब अनुपम खेर सर आए, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे आपस में। सो अनुपम खेर सर ने मुझे बोला कि नहीं, आप उनके अगर साथ में थे तो मेरे लिए आप बहुत मायने रखते हैं। इट वॉज सच अ ह्यूज जेस्चर कि क्योंकि मैं उनके दोस्त का राइटर था, ही हैड फेथ इन मी। ऑफ कोर्स ही वर्कड आल्सो, वो भी था प्रोफेशनल रीज़न। लेकिन उन्होंने उनसे मुझे इक्वली वैसा ही प्यार मिला है, वैसा ही एक जैसा होता है ना कि बड़े हैं, मुझे बड़ा लगता है सर पे छत है, वैसा फील आता है। In the film industry, I feel I have a home. I know I'm never alone when Anupam sir is there. नहीं बड़ा बमन सर के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अगर आप कहें तो, बमन सर के साथ मुझे बहुत ही वेरी वार्म, ही इज़ वेरी, एंड मैंने बहुत सारे एड फिल्म्स भी करी हैं उनके साथ। तो जब जब मिलता हूँ तो ही इज़ वेरी फुल ऑफ लाइफ एंड बहुत बहुत इंस्पायर करते हैं वो, बड़े पॉजिटिव आदमी हैं वो भी। कर ये ऐसी-ऐसी जो कहानियाँ होती हैं कुछ लोगों के बारे में जो बहुत मतलब ह्यूमैनिटी के लिए ऐसे जो कुछ हीरोज़ बन जाते हैं। सो दिस दिस इंस्पायर्स बहुत सारे लोग। बट उनका जैसे एक चैनल है, रादर चैनल नहीं बोलूँगा, एक पर्टिकुलर हेरिटेज है। जैसे कि जावेद जी ने सतीश जी को कुछ ना कुछ सिखाया और उन्होंने शायद आपको या अमित जी को चूज़ करके सिखाया। सो अब आई थिंक आखिरी सवाल प्रोबेबली आपके साथ ये होगा कि आपके लिए नेक्स्ट अंकुर सुमन कौन है? कि अब आप किसको प्रेफ़र करोगे कि हाँ, ये इसको प्रोबेबली मैं अ, यू नो ब्रिंग अप करूँगा, इसको नर्चर करूँगा? मैं एटलीस्ट इन एडवर्टाइजिंग आई थिंक खैर हर 100% आपको एक्सेप्टेंस तो कहीं भी नहीं मिलती। ना, वो तो है। हर श्री राम के लिए एक रावण है, जिसको लगता है कि श्री राम गलत है, मुझे इनको हरा देना चाहिए। हर अर्जुन के खिलाफ एक दुर्योधन खड़ा होता है, जिसको लगता है कि वो गलत है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक दुनिया में आपके चाहने वाले आपके खिलाफ लोग होते हैं, हमेशा होते हैं। लेकिन आई थिंक मैंने एडवर्टाइजिंग में एटलीस्ट आई थिंक मुझे आई थिंक ये मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि एडवर्टाइजिंग में मैंने कुछ बहुत टैलेंटेड लोगों को के साथ काम किया, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत मेरे साथ करी। तो मेंटोरिंग वर्ड मुझे लगता है बड़ा बड़ा पवित्र वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी को मुझे अपने साथ यूज़ करते हुए अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता नहीं मैं उस काबिल हूँ। लेकिन फॉर वांट अ बेटर वर्ड आई वुड से आई एम गुड एट मेंटोरिंग आई थिंक। और कुछ एडवर्टाइजिंग में कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत बहुत मतलब साथ वो शुरू हुआ है। मुझे बहुत खुशी होती है कि आज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं और बहुत स्टार्स हैं वो। तो वहाँ तो मुझे डेफ़िनेटली है, पंकज बोरा है, प्रज्ञा भटनागर थी मेरे साथ। रश्मि ने मेरे साथ शुरू नहीं किया, शी वाज़ ऑलरेडी देयर, बट दीज़ आर द नेम्स व्हिच ऑब्वियसली पीपल वोंट नो, बट आई एम बिकॉज़ यू आस्क्ड आई एम टेकिंग दीज़ नेम्स। ऐश्वर्या सुब्रमण्यम, अभिषेक दुबे राइटर बन चुके हैं बहुत सक्सेसफुल, उन्होंने राइटिंग वाला करियर मेरे साथ शुरू किया था। बट मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कुछ इनके साथ करा, बट ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ शुरू करा एंड दे आर डूइंग। सारा हाशमी वाज़ देयर, सो देयर आर मेनी हू हैव डन। इन टर्म्स ऑफ फ़िल्म्स, आई थिंक फ़िल्म्स में मैं मैंने 3 फ़िल्में करी हैं, अभी और कर रहा हूँ। फ़िल्मों में तो मैं खुद भी अभी सीख रहा हूँ। वो है चीज़, बट आई थिंक एक चीज़ जो मैंने सीखी है, जैसे मैंने मिस्टर बच्चन के साथ जब जब काम किया, मैंने बहुत आई वाज़ लकी, मैं उनका बहुत बड़ा, ही वाज़ माय फेवरेट, लाइक ही इज़ फॉर लैक्स ऑफ पीपल और क्रोर्स ऑफ पीपल। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने उनके साथ बार-बार काम करने का मौका मिला। तो मुझे जो एक चीज़ जो मैंने सीखी उनके साथ और मैं आगे भी पास ऑन करता हूँ कि वो एक ऐड है। अगर वो इस लाइन को ऐसे बोल देंगे, आप ये ज़रूर लीजिए, क्योंकि वो मिस्टर बच्चन है, वो आप मानेंगे कि ये लाइन बहुत अच्छे से बोली है। बट वो अभी भी वो 10-12 बार, 17 बार, 18 बार वो रिहर्स कर रहे होते हैं लाइन। क्या है, एक एसी की लाइन, और वो मैंने उनको देखा है चलते-चलते, फिर वो बोलेंगे हाँ, एक बार दूसरे एक्टर की लाइन बोलना, तो मैं बोलूँगा एंड देन ही विल से दैट लाइन। सो दिस इज़ व्हाट क्योंकि आप बात करें कि आप किसी और को क्या, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक कि अंकुर सुमन कोई ऐसी बहुत बड़ा भी रैंक हो गया है कि इसके जैसा होना चाहिए। आई एम ऑल्सो लाइक वो नॉवल गाय, मुझसे बहुत बहुत ऊपर लोग हैं, वो लक्ष्य होने चाहिए, मैं कोई लक्ष्य नहीं हूँ। लेकिन मैंने ये ज़रूर सीखा है कि अगर आपको कुछ भी करना है ना, जो डेडिकेशन है उस समय ऑनेस्टी है कि यार मेरे से ये काम खराब ना हो। जैसे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात हमेशा बोलता हूँ
आपका रेपुटेशन ना आपके बेस्ट काम से सिर्फ नहीं बनता, आपके वर्स्ट से भी बनता है। हम सब जो है ना, हमारी जो एफिशिएंसी है वो एक एवरेज है, व्हिच इज़ अ सम टोटल ऑफ द टाइम्स वी फेल्ड आल्सो एंड सक्सीडेड आल्सो। इट्स एन एवरेज सम टोटल ऑफ आवर फेलियर्स एंड सक्सेस। जैसे कि लता मंगेशकर जी को हर गाने के लिए नेशनल अवार्ड नहीं मिला होगा, लेकिन हमें ये मालूम था कि लता जी इससे नीचे, इससे खराब ये नहीं, मतलब शी कांट सिंग बैड, वो तो सुर में ही गाएंगी। मिस्टर बच्चन है, हर फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड नहीं मिला, लेकिन हमें मालूम है यार वो एक लेवल ऑफ क्वालिटी का उनके साथ मिलेगी ही मिलेगी। सो आपका जो अश्योरेंस होता है ना कि मैं ईशान जी के साथ बैठा हूँ, तो ईशान जी इससे ज़्यादा ये तो ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब इतनी मिनिमम क्वालिटी तो मुझे मालूम है कि मिलेगी मिलेगी, वो आपका रेपुटेशन बनाता है। करेक्ट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप एन आई ऑन आवर फेलियर्स ऑल्सो, कि हम कितना गलत जा रहे हैं। करेक्ट। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है कि लेकिन वो तो हमने उस दिन तो हम सक्सीड कर गए थे ना। आपका आप एवरेज आपको निकालना होगा अपना, कि लोगों को ही आपके साथ काम करके इस बात पे रेपुटेशन मत दिए कि यार अंकुर के साथ काम करें, या ऐसा वो कभी नहीं करेगा, ये ईशान कभी नहीं करेगा। दैट इज व्हाट बिल्ड्स योर रेपुटेशन। इट्स नॉट ऑलवेज द बेस्ट डेज, Correct. एवरेज ऑफ द होल। दैट इज व्हाट आई टेल पीपल, एंड दैट अंकुर सुमन का कोई कुछ भी बन सकता है अगर इसे फॉलो करे। क्योंकि करंट टेक अवे आई थिंक राइट नाउ जेंजी या करंट सिचुएशन के साथ यही है कि अटेंशन स्पैन आजकल इतना छोटा हो गया है, पीपल आर लुकिंग फॉर क्विक रिजल्ट्स। उसमें जो मेहनत भूल गए हैं करना, दैट कि नहीं मैं तो जरा सा करूंगा और वो हो जाएगा, वो होता नहीं है। सो आई थिंक दिस इज व्हाट इज की हियर। एंड ये बड़े बड़े लोग नहीं बताएंगे कि वो 3 घंटे का कुछ भी प्रोग्राम बनाने के लिए जो वो 3 साल की जो मेहनत है वो कहीं नहीं नजर आती। वो कहीं प्रॉब्लली किसी बीटीएस में या किसी में नजर आएगी, बट वो कोई नहीं बताएगा। नहीं, वो नहीं पता, उससे ज़्यादा एक्चुअली है, उससे ज़्यादा एग्जैक्टली है। दिन रात होती है, सिर्फ शूटिंग नहीं होती है, उसके पीछे की प्रिपरेशन। हमें तन्वी द ग्रेट लिखने में 1.5-2 साल लग गए थे। करेक्ट। और मैं एक और चीज़ अब जो राइटिंग कम्युनिटी है या अपने जो लोग हैं उनको बोलना चाहूँगा कि आपके के ज़रिए कि सिर्फ महज एंटरटेनमेंट आपका पर्पस नहीं है। हमारी जो कहानियाँ होती हैं वो कई बार बड़ी जिम्मेदारी का काम कर जाती है। जो फिल्म्स होती हैं वो किसी का कोई घाव, जैसे मैंने कहा कि मैं वापस आऊँगा, वो किसी का घाव छेड़ भी जाती है ना, किसी का घाव सिल जाती है। करेक्ट। कभी वो आपको रुला देंगी क्योंकि आपके अंदर आपको कुछ एहसास हो जाएगा, और कभी आपको बहुत ताकत दे जाती है, कभी वो आपको बहुत हिम्मत दे जाती है। आपके अंदर इतना इंस्पिरेशन, इतनी प्रेरणा आ जाती है कि मैं भी ऐसे करूँगा। जैसे मुझे स्वदेश से मिलती है, स्वदेश का वो शाहरुख स्वदेश खान का इज पानी वन पीने ऑफ वाला माय फेवरेट्स। जो कुल्हड़ से पानी पीते हैं, राइट राइट राइट। वो सीन मैं बार-बार कई बार देखता हूँ कि जब मुझे हिम्मत चाहिए होती है, मैं वो सीन देखता हूँ। कभी आपको किस्मत पे भरोसा आपकी कहानी दिला सकती है। आपको नहीं पता कि आपकी कहानी क्या कर सकती है। एक छोटा सा एपिसोड मैं बस क्विकली जल्दी शेयर करना चाहूँगा। मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, मेरी पहली शॉर्ट फिल्म थी, मुझे आता भी नहीं था, मैंने लिख दिया था। हमारी टीम थी, मतलब मेरी कलीग है रश्मि अम्बस्ट, उनको क्रेडिट जाता है। वो एक कॉम्पिटिशन के बारे में पता करके आई थी, ये 48 आवर में फिल्म बनानी है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन होता है। रश्मि ने कहा कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो मेरी कलीग थी, हमने कहा चलो हम लोग सब मिल गए, हमने बना दी। बहुत इनोसेंस में फिल्म बनी थी, बहुत अवार्ड जीते, बहुत फेस्टिवल्स वगैरह में गई। और एक दिन फेसबुक पर मुझे किसी एक पोस्ट आया, किसी ने मैसेज किया या शायद पोस्ट डाला हुआ था। उसने लिखा था कि मैं काला घोड़ा फेस्टिवल, बॉम्बे का बहुत प्रेस्टिजियस फेस्टिवल होता है, आर्ट्स फेस्टिवल, वहाँ पे शॉर्ट फिल्म स्क्रीन हुई थी। करेक्ट। तो उसने लिखा कि मैं अपने दोस्त के साथ ऐसे ही चला गया था और गलती से मैं उस फॉल में चला गया जहाँ अंकुर सुमन की शॉर्ट फिल्म चल रही थी। मैंने वो शॉर्ट फिल्म देखी और वो इंजीनियरिंग कर रहा था, और मुझे लगा कि मुझे जीने की राह मिल गई, मुझे मुझे डायरेक्शन मिल गई, और उसको फिल्म मेकिंग समझ में आ गया, मुझे फिल्म मेकिंग करनी थी, मेरी कॉलिंग ये थी। तो मुझे लगता है एक और अभी ऐसे एक इंजीनियर मिला था मुझे एक पब में, वो अब डायरेक्टर बन चुका है। उसने भी कहा था कि मुझे ऐसे करना है। तो मुझे लगा कि यार ये जो चीज़ है ना, जो मेरा काम देख के किसी का करियर चेंज कर लिया, ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तो जब मैं गया था धोनी के साथ एक एड शूट करने के लिए था, ओरिएंट का, फ्रांस का, तो मैंने तो टाइप करा था, प्रिंट आउट निकला, A4 का स्क्रिप्ट है साइज पे। जब मैं वहाँ पहुँचा पहली बार, तो मैंने देखा बॉम्बे में 70-75 लोग सेट पे, कोई कारपेंटर काम कर रहा है, कोई पेंटर काम कर रहा है। तो मुझे एहसास हुआ कि यार मैंने तो ऐसी लिख दी थी, एक A4 शीट के चक्कर में यहाँ इतना कुछ तामझाम हो गया।
ये तो मजाक मजाक में जो राजू श्रीवास्तव कहता है जब बहुत दूर बात पहुंच गई। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल पीपल दैट राइटिंग, प्लीज टेक राइटिंग, आई एम नॉट सेइंग टेक इट सीरियसली और बर्डन मत लो, लेकिन बड़े आपका काम बहुत मैजिक कर सकता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम हो सकता है। एक स्पीच किसी की लाइफ बदल सकती है, किसी को इंस्पायर कर सकती है, हील कर सकती है। जब तक कोई आपके काम से एंटरटेन हो रहा है उतनी देर वो अपने दर्द के बारे में नहीं सोच रहा, वो आप उसको हील कर रहे हैं और शायद उसके बाद भी वो मुस्कुराता रहे, शायद आपका जोक सुन के वो गुदगुदाता रहे। सो इट्स अ ब्लेसिंग टू बी अ स्टोरी टेलर, टू बी अ राइटर, एंड इफ यू लाइक टू डू इट, प्लीज डू इट विद ऑल योर हार्ट। सो आई थिंक ये चीज़ वो आपने बहुत इंपॉर्टेंट छेड़ी है और इसके बारे में हम और भी डिटेल बात करेंगे इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द ईशान गुप्ता शो। और हमारे साथ फिर हम अंकुर सुमन जी को बुलाएंगे, उनसे और डिस्कशन करेंगे और फिर समझेंगे कि राइटर के दिमाग में और क्या और चीज़ चलती है और उसमें से हम अपने लिए क्या कुछ बटोर सकते हैं, क्या ज्ञान ले सकते हैं, हम नेक्स्ट टाइम सीखेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। एंड अगर कुछ भी क्वेश्चन है प्लीज कमेंट करें, अदरवाइज प्लीज लाइक, प्लीज फॉलो, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू।